अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ ज़ीनताबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। यहाँ पर एक नामी गिरामी रियल एस्टेट जिसका नाम अल बरका रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन है। यहीं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब फ़हद अब्बास साहब, जो कि CEO हैं अल बरका रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन। तो बात करेंगे कुछ उनके हवाले से और कुछ उनके काम के हवाले से, और इस वक्त स्कीम 33 में प्रॉपर्टी के हवाले से क्या अपडेट्स चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? और सर, काम वगैरह कैसा चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। आजकल तो बहुत प्रोग्रेस है प्रॉपर्टी की फील्ड में, आपको पता है। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं? मैं तकरीबन 2019 से प्रॉपर्टी की फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। यहाँ की मार्केट की मैं अगर बात करूँ तो दीगर इलाकों की निस्बत कैसी है? यहाँ पे हाईली इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हैं, रेंटल इनकम्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छी मिल जाती हैं। फिर दूसरा जो है क्लाइंट को ये होता है कि हम एक सिक्योर एक बाउंड्री वॉल सोसाइटी में अपनी रिहाइश कर सकते हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल मकान, फ्लैट और प्लॉट्स की कीमतें क्या चल रही हैं? तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट किस नेचर का है, क्या बजट लेके निकला है और उनके माइंड में क्या परसेप्शन चल रहा है कि हमने कहाँ पे जाके आबाद होना है। क्योंकि सोसाइटीज़ तो यहाँ पे देखिए 350 सोसाइटीज़ है स्कीम 33 में ना। कौन सी सोसाइटी को सिलेक्ट किया है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं पंजाबी सौदागर की, पंजाबी सौदागर मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 25 की बात कर लें, तो यहाँ पे जो प्लॉट रेट हैं वो थोड़े से हाई हैं, तकरीबन 2 करोड़ रुपये के अराउंड है। लेकिन इन्हीं के जो अदर सेक्टर हैं जैसे PSCT 1 है या PSCT 2 है या फेज़ 2 है, वहाँ पे तकरीबन 1.5 करोड़ तक की वैल्यू इस वक्त रखते हैं प्लॉट। लेकिन अगर हम लो बजट की भी बात करें तो उसमें सहाफ़ी सोसाइटी भी आ जाती है। इसमें सहाफ़ी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 5 है, वहाँ पे आपको 70-75 लाख रुपए में भी प्लॉट मिल जाता है। आप यहाँ के अलावा और किन किन इलाकों में डील करते हैं? जब मैं यहाँ आया था 2019 में, तो मैं यहाँ स्कीम 33 में आबाद हुआ पंजाबी सौदागर की तरफ। तो मैंने शुरू से ही जो है ना इसको अपना हिस्सा बना लिया अपनी लाइफ का, और मैं तकरीबन यहाँ की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनसे मुंसलिक रहा हूँ, कहीं ना कहीं सबके साथ काम किया है मैंने। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के आने से आपके काम में कितनी तेज़ी आई? डेफिनेटली हमारे ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट आया है, क्योंकि देखिए आजकल है डिजिटल दौर ना सारा, तो हर बंदा इजी एक्सेस मांगता है कि यार घर से बैठे बैठे जो ना काम हो जाए। तो उससे हमें बेनिफिट ये हुआ कि जब क्लाइंट था वो ऑलरेडी इतना एजुकेट होता था कि वो ज़मीन.com या यूट्यूब या दीगर फेसबुक से जो है वो ऑलरेडी उसको पता होता था कि किस सोसाइटी में क्या रेट चल रहे हैं। तो उस पर हमें भी थोड़ी गाइडेंस में आसानी हो जाती थी। दूसरा ये कि व्हाट्सएप की वजह से जो है जब हम क्लाइंट को सारी चीज़ें ऑलरेडी शेयर कर देते हैं कि ये प्रॉपर्टी है इस तरह से इसकी है, तो उसमें उनका भी टाइम बच जाता है और हमारा भी टाइम बच जाता है। आपके ख्याल से क्या मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से पुराने घरों की कीमतें बढ़नी चाहिए या वही रहनी चाहिए? जाहिर सी बात है, सेल परचेज़ तो नए के घरों की भी हो रही है, पुराने घरों की भी हो रही है। लेकिन जो पुराने घर वाले हैं वो ये क्या करते हैं कि जो नई प्रॉपर्टी है उससे अपना रेट कंपैरिजन करते हैं कि सपोज़ अगर कोई 3.5 करोड़ रुपये की डिमांड करे 120 गज के ब्रांड न्यू मकान की, तो जो यूज़ कंडीशन मकान है, जो 4 से 5 साल पुराना मकान है, वो भी जो है उसके करीब जो है एक्सपेक्टेशन रख के बैठ जाते हैं माइंड में कि हमारा तो प्लॉट इतने का हो गया है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखिए जो चीज़ यूज़ है, जो यूज़ कंडीशन है, उसको उसी हिसाब से सेल करना चाहिए। रियल एस्टेट की फील्ड में एक ब्रोकर का किरदार कितना अहम होता है? मेरे ख्याल से रियल एस्टेट की फील्ड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार होता है वो सब ब्रोकर का ही होता है। किस ब्रोकर को सिलेक्ट कर रहे हैं, किस एजेंसी से आप किस एजेंसी की तरफ आप जो है राब्ता कर रहे हैं, तो सिलेक्शन इसमें रियल एस्टेट में आपको जो है एक प्रोफेशनल ब्रोकर की तरफ जाना चाहिए कि किस तरह का आप जो है वो रियल एस्टेट आपने सेलेक्ट किया है। उससे आपको बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे बहुत से सादा क्लाइंट आते हैं जिनको डॉक्यूमेंटेशन की ज़ीरो नॉलेज होती है, वो बस जो है एक ब्रोकर पे टोटली डिपेंडेंट होते हैं कि आप जो है बस ये हमें दिला दें। तो उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होती कि उन्होंने कहाँ साइन करने हैं, या फाइल कंप्लीट है भी या नहीं है, इसमें कॉस्ट ऑफ फ्लैट की स्लिप्स हैं या नहीं है। कोई भी मकान, फ्लैट या प्लॉट लेते वक्त एक आम आदमी को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? रिलेशनशिप जो है उस रियल एस्टेट से या उस फर्द से किस तरह का है, क्योंकि देखिए इसमें जो रियल एस्टेट की फील्ड है इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना डॉक्यूमेंटेशन में इशू आता है, फ्रॉड है, सोसाइटीज़ में बहुत सारे घपले हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी जो है उसको समझ में नहीं आता कि मैं किस सोसाइटी की तरफ जाऊं और क्या करूं, क्योंकि हर ब्रोकर जो है जिस पे कमांड है वो उस चीज़ को सेल करने के लिए लगा हुआ है। अगर कोई पार्टी सौदा कैंसिल कर देती है या बैक हो जाती है तो ऐसे में आप उसके टोकन अमाउंट का क्या करते हैं? टोकन करने में तो जल्दी कर जाते हैं लोग, लेकिन उसको वापस लेने में भी जो है ना लोग देर नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना उसमें पर्सनल एक्सक्यूज़ कर देते हैं कि यार वो वालिद साहब एग्री नहीं हुए या भाई जो है वो एग्री नहीं हो सके। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम क्लाइंट को बोलें कि किसी भी पर्सनल एक्सक्यूज़ की वजह से जो आप टोकन रिटर्न नहीं लीजिएगा। अगर आप जो ये फाइनल कर रहे हैं कोई डील, तो इसको जो है आप अगर डॉक्यूमेंटेशन में किसी भी किस्म का एरर आता है तो आपका टोकन रिफंडेबल है। लेकिन हमारे पास हर तरह के क्लाइंट आते हैं, जितने भी रियल एस्टेट के ब्रोकर हैं वो कोऑपरेट करके चलते हैं, अगर वो वापस कर देते हैं विदाउट एनी डिडक्शन।
इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से स्कीम 33 का इलाका कैसा है? इस वक्त जो सबसे अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो है ना सारा जेन्युइन क्लाइंट जो है वो मार्केट में है हमारे पास। इन्वेस्टर्स तो हैं, लेकिन जो एक जेन्युइन क्लाइंट होता है जिसने घर बनाना है, जिसने रहना है, वो सबसे ज़्यादा है। तो 2021 के बाद से जो है प्रॉपर्टी की जो ग्रोथ है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा देख रहा हूँ स्कीम 33 में। बाकी यहाँ पे जो सोसाइटीज़ की आपने बात की, देखिए सोसाइटीज़ तो यहाँ पे कोऑपरेटिव में बहुत सी सोसाइटी है, जैसे पंजाबी सौदागर है और दिगर गंदारा के नाम से सोसाइटी हैं, अंदलीब हैं, ये सभी सोसाइटीज़ पे काम हो रहा है और सभी अपनी अपनी जगह जो है वो ग्रोथ कर रही हैं। और जिससे पहले की सोसाइटी ने पाक साइंटिस्ट है या टीचर सोसाइटी है, वो तो ऑलरेडी काफ़ी ग्रोथ कर चुकी है, उनके हाईली रेट्स हैं इस वक्त ना, और आबादी के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। अच्छा, कोई भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते वक्त एक आम शख्स का फाइलर होना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, देखिए फाइलर होना तो एक मैंडेटरी हो गया है कि आप जो है जब कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो उसमें ये कि आपको टैक्सेस जो हैं वो बच जाते हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं या लेट फाइलर हैं तो उस हिसाब से जो है वो टैक्सेस आपको ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो खैर इसमें भी हर तरह के लोग आते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोगों को जो है बता सकें कि आप जो है इसको फाइलर करवा लें अपने आप को और जो है प्रॉपर्टी अपने नाम पे डिक्लेयर कर दें। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसमें कहते हैं कि नहीं करना चाहते ना, तो वो जो उसके टैक्सेस बन रहे होते हैं नॉन फाइलर के वो पे करके चले जाते हैं खुशी खुशी। मौजूदा हुकूमत की बनाई हुई रियल इस्टेट से मुतालिक जो पॉलिसीज़ हैं, आप उसमें किस हद तक मुतमईन हैं? जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी तवज्जो जो है वो रियल इस्टेट सेक्टर पे इस हद तक रही नहीं है ना अभी। ये तो स्कीम 33 है जिसमें ओवरऑल लोग इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को रिटर्न की तरफ लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल कराची की बात करें तो उसमें जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो इस वक्त बाउंड हुई हुई है तकरीबन ना। जैसे बहरिया है या कुछ अदर स्कीम 45 है जिसमें तेसर में बहुत काम था पहले, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। अच्छा, आम तौर पर रियल इस्टेट एजेंट्स और बिल्डर हजरात को सरकारी इदारों में लीज, सबलीज और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से क्या क्या मुश्किलात पेश आती है? जब भी आप किसी गवर्नमेंट इदारे की तरफ जाते हैं तो गवर्नमेंट इदारे में जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन का लाजमी एक इशू आता है। एक तो अगर आप डायरेक्टली कोई चीज़ करना चाहें तो वो तो आप कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप उस चीज़ को डायरेक्टली खुद जाके खुद चलाना शुरू करवा लें या खुद आप जाके कर लें। तो आपको बीच में एक एजेंट ही हायर करना पड़ता है। जैसे आपने रियल इस्टेट में एक एजेंट लिया तो आपको अब आगे भी एजेंट चाहिए जो डॉक्यूमेंटेशन करना जानता हो। अच्छा, कराची में जो आजकल रियल इस्टेट के हवाले से इतनी एसोसिएशन वगैरह बनती जा रही हैं, तो क्या लगता है उनको उनके मकासद ही हासिल होने या इससे कागज़ की हद तक ही महदूद है? एसोसिएशन तो बन रही है बिल्कुल, लेकिन वो स्पेसिफिक हैं। तो मेरे ख्याल से जो है ना स्कीम 33 में अगर हम कनीस फातिमा से या जीनताबाद तक की बात कर लें तो 500+ स्टेट हैं, रियल इस्टेट्स हैं। लेकिन उसमें से जो है ना ज़्यादातर लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, उनका जिसका जो दिल में आ रहा है वो कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें सारे रियल इस्टेट एजेंट को जो है ना एक तरफ मुत्तफ़िक होकर काम करना चाहिए। फ्लैट और अपार्टमेंट में क्या फ़र्क है? देखिए फ्लैट जो है एक छोटा प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं जो किसी सोसाइटी का हिस्सा है बाय बर्थ कमर्शियल, उसमें ग्राउंड+3 या ग्राउंड+4 प्रोजेक्ट बना हुआ है, लिफ्ट प्रोजेक्ट है, उसको आप फ्लैट्स की तरफ कहा जा सकता है। अपार्टमेंट की बात करें तो अपार्टमेंट में जो है वो लग्जरीज़ में आ जाता है जिसमें आपको स्विमिंग पूल, जिम और अदर फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। या लोग बिल्डर प्रोजेक्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं कि एक ब्रांड है, चलो साइमा का नाम मैं इसमें ले सकता हूँ, तो लोग उसको प्रेफर करते हैं कि यार चलो हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, अगर हम यहाँ पे 5 साल 7 साल भी इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं प्लान तो उसमें हमें कोई इशू होगा नहीं। बाकी जो फ्लैट्स होते हैं ये आपको ऑन कैश मिल जाते हैं, 1 मंथ की पेमेंट टाइम पे या बैंक लोन पे आपको ईजिली मिल जाते हैं। अच्छा, बाज़ स्टेट एजेंट्स दूसरे एजेंट से मुकाबला करने के चक्कर में क्लाइंट्स के सामने अपना कमीशन मार्जिन या तो बहुत कम कर देते हैं या बिल्कुल ही गिरा देते हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ज़्यादातर ब्रोकर जो हैं वो इतने फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते या उनके साथ बहुत सी जिम्मेदारियाँ जुड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से वो ये करते हैं कि जो क्लाइंट आता है उससे वो ब्लैकमेल हो जाते हैं। पर्सनली मैं ये कह सकता हूँ, और वो लो कमीशन पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसमें एक जो प्रोफेशनल ब्रोकर है अगर वो कह भी रहा है कि मैंने 1% लेना है आपसे, तो वो नहीं ले पाता क्योंकि दूसरा ब्रोकर जो है वो उससे कम में करने के लिए तैयार होता है। तो हमें पर्सनली क्लाइंट बोल रहे होते हैं कि यार मुझे वहाँ से जो है ना कम कमीशन पे मिल रहा है, या आके हमें ब्लैकमेल करते हैं कि जो है आप इतना कमीशन लो, आधा कमीशन पे काम करो। स्कीम 33 में डेवलपमेंट के हवाले से आपके क्या कंसर्न है? स्कीम 33 में डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट तो ओवरऑल तमाम सोसाइटीज़ में ही हो रही है, लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं लेकिन उसमें पोजेसन नहीं दिया गया या उसकी मैनेजमेंट पे काम नहीं किया गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लाई जा रही है, वाटर सेवरेजेस की लाइन जो है उन पर काम नहीं किया जा रहा, डॉक्यूमेंटेशन वाइज लोगों को बहुत तंग किया जाता है। जैसे कुछ सोसाइटीज़ है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहरहाल हैं यहाँ पे कुछ सोसाइटीज़ जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स है ना। कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल होता जा रहा है या फिर बना दिया गया है?
मेरे ख्याल से तो बना दिया गया है। कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए जो है डेफिनेटली जो है मुश्किल है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो ना डॉक्यूमेंट्स के बारे में मुझे जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है ना लोगों को नहीं समझ में आती कि आपने कौन सी सोसाइटी को सिलेक्ट करना है। जो जिस रियल एस्टेट को वो मुंतखब करते हैं, उस रियल एस्टेट की जिस चीज़ पे कमांड होती है वो क्लाइंट को उसी तरफ ले जाता है। तो इसमें बहुत सादा लोग आते हैं हमारी तरफ जो उनको नहीं पता ना कि आपने कहाँ जाना है, तो हम खुद भी गाइड करते हैं कि यार आपने ये सोसाइटी सेलेक्ट करी, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है बस सही है आप इसको करवा दें। आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी के काम का क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? 2020 के बाद जो है ना मैंने प्रॉपर्टी की ग्रोथ देखी है। इसमें मैंने जेन्युइन क्लाइंट्स देखा है। 2020 में हमारे पास इन्वेस्टर्स काम कर रहे थे, तो वो उसमें ये होता था कि एक सोसाइटी पे एक सट्टा लगाया जाता था कि उस पर सारे लोगों को जो है अट्रैक्शन दी जाती थी कि यार यहाँ पैसा लगाएं, यहाँ पैसा लगाएं। तो उस सब मिल के जो है ना सब एक सोसाइटी के पीछे भागना शुरू कर देते थे। अभी ये कि सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है इस वक्त करंटली ये है कि लोग अब थोड़ा सा समझ गए, तो सब जो है ना ओवरऑल इन्वेस्टमेंट करें देखभाल के ना कि किस सोसाइटी पे हमने लगानी चाहिए। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है? फैमिली के लिए वक्त निकालना बिल्कुल, ये तो एक प्रॉपर्टी की फील्ड में रहते हुए शख्स को पता है कि वो कितनी उसकी कॉलिंग्स होती है, बैक टू बैक हमारी कॉल्स होती हैं। और जो है वो क्योंकि देखिए ज़मीन.com का क्लाइंट भी आपके साथ कनेक्ट है, एक अननोन क्लाइंट भी कनेक्ट है और रेफरेंस क्लाइंट भी है। और हर क्लाइंट की ख्वाहिश होती है कि यार जो है ना उसकी कॉल जो है ना वो फर्स्ट टाइम में पिक कर ली जाए। तो मेरे लिए सम टाइम ऐसा हो जाता है कि मेरे बहुत से क्लाइंट मुझसे नाराज़ हो जाते हैं यार आप कॉल नहीं पिक करते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दें। एक तो जो लोग इस प्रॉपर्टी की फील्ड में आना चाहते हैं सबसे पहले तो उस चीज़ को स्टडी करें कि किस तरह से जो है आपने इस तरफ आना है। तो यंगस्टर को मैं यही कहूँगा कि वो इस तरफ आएँ, इस फील्ड को थोड़ा सा समझें और अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करें, किसी सही रियल एस्टेट को ज्वाइन करें। बाकी जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं यही कहूँगा कि आप जो भी सोसाइटी सेलेक्ट कर रहे हैं वो सही सिलेक्ट करें कि आप किस सोसाइटी में अपना पैसा लगा रहे हैं, जहाँ से आपको पैसा रिटर्न हो, चाहे वो रेंटल इनकम में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो। सिलेक्टिव सोसाइटीज़ पे काम करें और अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब फ़हद अब्बास साहब का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसी के साथ ही अपने आज के इस इंटरव्यू को यहीं पर तमाम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने राय से ज़रूर आगाह करें। अल बरका रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन के नाम से आपको एक फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, जहां पे जाके आप इनकी तमाम तर प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज का लिंक आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल का लिंक आपके सामने मौजूद है। और ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन है कि आपका जब भी ज़ीनताबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आना हो, आपने आना है तो सिर्फ अल बरका रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन पर आना है। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।